Hello students, so today we are going to start the last chapter of our syllabus that is waves or wave motion. So students, पिछली क्लास में हमने ऑसिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में जो हमने बात की थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि वेव क्या होती है। वेव्स का मतलब वेव मोशन भी होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो वेव मोशन है ये एक तरह का डिस्टरबेंस है। ये एक तरह का क्या है, डिस्टरबेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज यू ड्रॉप ए स्टोन इन स्टिल वाटर। किसी स्टिल वाटर में स्टोन ड्रॉप करने के बाद आप क्या देखते हैं, वाटर सीम्स टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। आपको लगता है जैसे पानी बाहर आ रहा है, पानी की जो रिपल्स है उसकी फॉर्म में बाहर आ रहा है, बट एक्चुअल में पानी बाहर नहीं आता। पानी बाहर नहीं आता, पानी अपनी जगह में रहते हुए ही ऑसिलेट करता है। जो वाटर पार्टिकल्स हैं दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन इन देयर रेस्पेक्टिव लिमिट्स। मतलब जैसे आपने पत्थर को पानी में डाला तो वाटर इज डिप्रेस्ड, ओके, तो वहाँ पर ऑसिलेशन से स्टार्ट हो गए। अब वाटर पार्टिकल के ऑसिलेशंस की वजह से जो उसके नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनमें ऑसिलेशन से स्टार्ट हो गए, फिर नेबरिंग पार्टिकल में ऑसिलेशन से स्टार्ट हो गए। तो वाटर पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन में रहते हुए मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, और वो ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। तो अब देखो, एक जगह अगर हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, मतलब एक जगह अगर हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, तो वो ऑसिलेशन और डिस्टरबेंस दूसरी जगह पहुंच गया। तो दिस इज द वेव। तो वेव बेसिकली क्या होती है, वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। अब सवाल ये है कि हम ये डिस्टरबेंस करते क्यों हैं। आप कहेंगे सर डिस्टरबेंस करने की जरूरत क्या पड़ी है। डिस्टरबेंस हम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इस डिस्टरबेंस के ट्रेवलिंग करने से, इस डिस्टरबेंस के प्रोपोगेट करने से, इस डिस्टरबेंस के मूवमेंट की वजह से किसी भी मीडियम में एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। मतलब हमने पानी में पत्थर डाला तो वो जो एनर्जी वहाँ पर स्पेंड हुई है वो हमारी डिस्टेंस तक ट्रेवल करके आ जाएगी और हमारा मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। तो जो वेव मोशन होती है बेसिकली एक मीन होता है एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करने का, एक मोड होता है एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करने का। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वेव मोशन में पार्टिकल का भी मूवमेंट होता है। पार्टिकल का मूवमेंट तो होता है, लेकिन उनका मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन की फॉर्म में होता है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मटेरियल पार्टिकल्स रिमेन एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वेव मोशन की, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन ए मीडियम in the form in medium from one point to another without any actual movement of the particles of the medium। तो ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेव मोशन इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। अगर बुक में आप वेव का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। वेव मोशन इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, ओके। सो इस तरह से भी डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, वेव मोशन इज ए डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम विच ट्रेवल्स इन द मीडियम विद डेफिनेट स्पीड। मतलब वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम, वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम विद डेफिनेट स्पीड, मतलब एक स्पीड से वेव ट्रेवल करती है विद डेफिनेट स्पीड। जैसे आपने देखा होगा साउंड वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स इन एयर, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स इन एयर विद ट्रेवल विद स्पीड अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, कैसे वाटर में पत्थर डालने से वेव चलती हैं और वेव प्रोपोगेट करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो है वेव का प्रोडक्शन और उसके बाद उसका प्रोपोगेशन। सो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन दे प्रोपोगेट, एंड दे आर प्रोपोगेटेड बिकॉज वी नीड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्प्रिंग में भी हम वेव प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग है, इफ इट इज
plugged at one point, then this disturbance travels from one point to another in the form of oscillations in a rope and so on. अब मेनली आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई वेव जो होती हैं वो एक डिस्टर्बेंस है। तो मैं अगर सीधी सी बात करूं तो मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बता देता हूं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम विच ट्रेवल्स इन द मीडियम विद डेफिनेट स्पीड। अब वेव बनती कैसे है? वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स में जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होते हैं तो उनके ऑसिलेशन से वेव प्रोड्यूस होती है और वेव प्रोपोगेट करती है, और वेव के प्रोड्यूस होने से और प्रोपोगेट करने से एनर्जी और मोमेंटम का मीडियम में ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। अब आप देखें कि वेव की जो नेचर है वो 3 तरह की नेचर होती है, टाइप्स ऑफ वेव्स, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड, okay, depending on the size of particles of the medium. So waves are mainly classified in 3 types. Mechanical waves, जो वेव्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इनको हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। दीज वेव्स आर कॉल्ड द इलास्टिक वेव्स, ओके। मैकेनिकल वेव्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द इलास्टिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वी विल स्टडी इन क्लास 12th, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आते हैं। और जितनी भी वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और जिन वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए या प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जो इवन वैक्यूम में भी चल सकती हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। जो डी ब्रॉगली वेव्स होती हैं, जो मटेरियल पार्टिकल का मोशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। सो ये होती है मैटर वेव। तो फिलहाल जिन वेव की मैं इस चैप्टर में बात करूंगा दैट विल बी द मैकेनिकल वेव्स, ओके। सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिकल वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन क्लास 12th एंड मैटर वेव्स you have done in chemistry, and in 12th physics also they will be studied, okay. But in this chapter wave motion means mechanical waves. Wave motion means mechanical। देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पानी में हमने वेव बना दिया, पानी में पत्थर डाल दिया, पानी में वेव बन गई। हमने किसी स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस कर दिया, स्ट्रिंग में वेव बन गई। एयर में, गैसेस में वेव बन गई। ये सब की सब वेव जिनमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? दे रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, they require a material medium for their production and propagation, for their production and propagation। they require a material medium for their production and प्रोपोगेशन। प्रोड्यूस करने के लिए भी मीडियम चाहिए और प्रोपोगेट करने के लिए भी मीडियम चाहिए। तो इनके एग्जाम्पल्स यही हैं, इन वेव्स, इन वाटर, एयर, स्ट्रिंग, रोप एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इन सब में मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मीडियम में मैकेनिकल वेव्स को या इलास्टिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए 3 प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक इलास्टिसिटी नहीं होगी तब तक ऑसिलेशन नहीं होएगा। ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx। सो इलास्टिसिटी होनी बड़ी ज़रूरी है।
तो किसी भी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करने के लिए 3 प्रॉपर्टी का होना बड़ा जरूरी है। इलास्टिसिटी इन द मीडियम, और फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम फ्रिक्शन इन द मीडियम, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, सो इसके बेसिस पर दीज मैकेनिकल वेव्स, अब इलास्टिसिटी की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं, बिकॉज इलास्टिसिटी की वजह से ऑसिलेशंस होते हैं, और ऑसिलेशंस की वजह से वे प्रोड्यूस होती हैं और प्रोपोगेट करती हैं। तो इसलिए इन मैकेनिकल वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड, एंड इन मैकेनिकल मीडियम द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड। अब दीज मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये भी 2 टाइप में फर्दर क्लासिफाइड होती हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स, एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल में क्या होता है, वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। किसी मीडियम में पार्टिकल्स के वाइब्रेट अगर होंगे तो वेव प्रोड्यूस होगी और वेव प्रोपोगेट करेगी। अब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन 2 तरह से हो सकता है। पहला तो हो सकता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो उसको तो बोलेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? पार्टिकल्स इन ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ओके, अभी मैं इसको फॉर्मेशन को समझाऊंगा कि कैसे ट्रांसवर्स वेव मीडियम में बनेगी और प्रोपोगेट करेगी। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है? पार्टिकल्स वाइब्रेट इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। मतलब अगर किसी मीडियम में पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें, देखो जैसे मान लो ये मेरा 0 लेवल है, रेफरेंस लेवल है, और इस पर मेरे ये पार्टिकल्स हैं। ओके, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, मतलब वेव इधर चल रही है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल है, वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट और पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव। ओके, इसका फॉर्मेशन में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और मैं सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और यहाँ पर अगर पार्टिकल्स, मान लो वेव फिर से इधर चल रही है राइट से, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो ऐसे ऐसे होगा। ओके, आगे पीछे पैरेलल टू। सो इसमें आप देख रहे हैं वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर। जैसे इन वाटर की सरफेस पे, मतलब जैसे पानी में पत्थर डाल दिया तो वाटर पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर। ओके, एंड वेव इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स forward direction. So waves formed at the surface of water is an example of transverse wave. Longitudinal waves, sound waves in air, sound waves in air. So sound waves in air में क्या होता है? Air particles are vibrating parallel to each other. They are vibrating parallel to each other as, ठीक है, in the direction of motion of the wave. अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ट्रांसवर्स वेव में जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है, इसके अबाउट ऑसिलेट करता है, तो इसके अबाउट ऊपर की तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। इसी तरह से डाउनवर्ड पोजीशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम ट्रफ। ओके, और 2 क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है हाफ ऑफ द वेवलेंथ। वो मैं भी बताऊंगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें जब पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल करते हैं तो कुछ रीजन ऐसे आ जाते हैं जिनमें डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाई। इन रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशंस। इन रीजन को क्या बोलते हैं? कंप्रेशंस।
और जब कुछ रीजन में पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो मीडियम में पार्टिकल तो उतने ही है, तो जो दूसरा रीजन होगा वहाँ खाली हो जाएगा, उस रीजन को बोलेंगे हम रेयरफेक्शन। ये मेरे नोट्स में बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। और दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस है वो होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, अब जब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीडियम में बनती हैं तो ये प्रेशर भी डालती हैं मीडियम के ऊपर, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्मेशन की वजह से, इसलिए इन वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं। दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, और मैकेनिकल वेव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द ट्रांसवर्स वेव, सेकंड इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, इसमें पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, इसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। तो अब मैं आपको क्लियरली ये समझाऊंगा कि हाउ डज द ट्रांसवर्स वेव्स फॉर्म इन ए मीडियम एंड देन दे प्रोपगेट। ओके, सो आप इसको ध्यान से समझें, इसमें आपको पूरी एनालॉजी वेव की समझ में आएगी, और वेव को स्टार्ट करने से पहले वेव का बेसिक फंडामेंटल अपने को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। देखो जरा, ये मान लो मैं अलग अलग पोजीशन बना रहा हूं, ये मैं 3 पोजीशन एक मैंने 1 2 3 4, चलो कोई नहीं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 4 5, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, मीडियम है, जहाँ पर मैंने 5 पार्टिकल्स का लेबलिंग किया है। ठीक है, अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इजी वे में आप ये समझ पाएंगे स्टूडेंट्स कि मीडियम में मैकेनिकल वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रोपगेट कैसे करती है। और ये जो डायग्राम कहीं भी आपका आप देख लेते ना वेव का, तो ये वेव का डायग्राम में वेव चल रही है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और वेव से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब वेव की वेवलेंथ क्या होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रस्ट ट्रफ क्या होते हैं। तो टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू स्टडी फर्दर दिस चैप्टर, दिस इज द बेसिक फंडा। ओके, तो ये मैंने 5 पार्टिकल्स एक मीन लेवल में, एक ओरिजिनल लेवल में, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में एज्यूम किए हैं। मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैंने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, और मैं इस पार्टिकल को ऐसे नीचे ले गया, तो यहाँ पर मेरा जो ये पार्टिकल है दूसरे डायग्राम में ये यहाँ आ गया, जो पार्टिकल 1 था ना 1 पोजीशन में, ये यहाँ गया। ठीक है, ये 2 है, ओके, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 को जब मैंने नीचे डिप्रेस किया तो ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी है मीडियम में, मीडियम में इलास्टिसिटी है, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो इस दूसरे वाले को नीचे कर जाएगा। ओके, अब थर्ड डायग्राम में देखें, जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ऊपर जा रहा होगा, मान लो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये ऐसे जा रहा होगा। जब दूसरा पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये थर्ड पार्टिकल को नीचे कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप तीसरे स्टेप में देख रहे हैं कि 1 की पोजीशन, 2 की पोजीशन और 3 की पोजीशन। अब ये 1 यहाँ तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है, इनर्शिया है, तो ये मीन पोजीशन से इधर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 वाला यहाँ होगा, ओके, और 3 वाला जब ऊपर जा रहा होगा तो ये 4 वाले को नीचे कर जाएगा। ठीक है, अब अगला डायग्राम में इसी में समझा देता हूँ। जब ये 1 वाला यहाँ से वापस फिर यहीं आ जाएगा अपनी फाइनल पोजीशन में, तो 2 वाला ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ होगा 2 वाला, और तीसरा यहाँ होगा, 4th वाला इस पोजीशन में होगा, और 5 वाला फिर इस पोजीशन में होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर
इनको ज्वाइन करते हुए, मतलब जितने टाइम में इस फर्स्ट पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा होता है, जितने टाइम में फर्स्ट पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा होता है, उतने टाइम के बाद इनकी जो पोजीशंस है फर्दर पार्टिकल्स की, उनको ज्वाइन करते हुए एक लोकस ड्रॉ करते हैं. दिस लोकस रिप्रेजेंट ए वेव. सो दिस इज हाउ वेव इज ट्रेवलिंग. So this is how wave is traveling. Wave basically the locus of all the particles. So इस तरह से continuously ये travel करती चली जाएगी. तो आप यहाँ देख रहे हैं different particles का position after completing one oscillation of this one particle. अब ये डायग्राम दोनों के लिए सेम है, चाहे ट्रांसवर्स वेव है चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जो इस वेव के डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, अगर मैं ट्रांसवर्स इसी तरह से सेम हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं. तो अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं और फिर मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, डायग्राम दोनों का एक ही जैसा होगा. तो इसमें आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा. ये डिस्प्लेसमेंट y और ये टाइम, दिस इज टाइम, और y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. और इधर डिस्टेंस कवर्ड भी है और टाइम भी है. ठीक है, x और t भी है. मतलब x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. बिकॉज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अबाउट है, x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, t इज द टाइम. तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम की तरफ बढ़ती है और इस पॉइंट पर मैक्सिमम, दिस इज r. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. सो ऊपर की तरफ जो मीन लेवल होता है, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्रस्ट और नीचे की तरफ होती है ट्रफ. ओके, ये -r हो गया. उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसे क्या होगा, यहाँ पे क्रस्ट आएगा. दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ. दैट इज कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ. ओके, और एक होता है कैपिटल T टाइम पीरियड. कैपिटल T इज द टाइम पीरियड. ये ऑसिलेशन में आपने देखा होगा टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल. जितने टाइम में इस फर्स्ट पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, उतने टाइम में एक वेव बन जाती है. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम ऑफ फॉर्मेशन. दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन वेव. ठीक है, सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, फ्रीक्वेंसी नंबर, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. ओके, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है. अब वेव ट्रेवल्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद डेफिनेट स्पीड. सो वेव की वेलोसिटी, वेव की वेवलेंथ और वेव की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा. दिस कैन बी इजीली ड्राइव्ड, और ये 9th क्लास का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा. सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रांसवर्स वेव बनती हैं और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा हो गया. ठीक है, यही सेम रिलेशन इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी वैलिड है. पे केवल क्या डिफरेंस है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऊपर वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, और नीचे वाले को बोलते हैं रेयरफेक्शन. नीचे वाले को रेयरफेक्शन. बाकी सब सेम है. इसके बाद फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफेक्शन आएगा. दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा हो गया. बाकी डेफिनेशन सब सेम है. तो एक तरह से वेव का इंट्रोडक्शन और वेव से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जो वेव को स्टडी करने के लिए
हमें चाहिए वो मैंने इस क्लास में स्टूडेंट्स कवर किए। तो आपको ये वेव का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रेवलिंग वेव, वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।